हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था हमने। तो सॉलिड स्टेट में हम क्या कर रहे थे, हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ रहे थे, राइट। तो हम यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे थे। एक बार जस्ट उसका रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यूनिट सेल मैंने आपको कहा था, यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो हम एक घर बना रहे हैं, तो घर के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या चाहिए होती थी, ब्रिक चाहिए होती थी। तो वैसे ही एक क्रिस्टल को बनाने के लिए सबसे छोटी जो 3 डायमेंशनल यूनिट चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। फिर हमने इसके टाइप्स में पढ़ा था, ठीक है। टाइप्स पढ़े थे, 2 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, कौन कौन से। एक होता है सिंपल सिंपल या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट। प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसमें क्या बताया था कि उसमें जो आपके पास यूनिट सेल होता है, राइट, थ्री डायमेंशनल यूनिट सेट है, और उसमें जो एटम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमने बात की थी, एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल कितने टाइप के बताए थे, ये 3 तरह के बताए थे। 3 तरह के कौन कौन से थे, एक था फेस सेंटर्ड, एक था बॉडी सेंटर्ड, और एक था एंड सेंटर्ड, राइट। तो यहाँ पर हमने फेस सेंटर्ड क्या बताया था, फेस सेंटर्ड बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये एक यूनिट सेल है, ओके। यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा और कहाँ पर होंगे, फेस के सेंटर पे भी होंगे। इसके अलावा और कहाँ पर होंगे, सेंटर ऑफ द फेस, यहाँ पर देखो, एक ये इस पर, एक इस फेस के सेंटर पर, एक इस फेस के, एक इस फेस के, एक इस फेस के, और एक सामने वाले फेस के सेंटर पे भी होंगे, ठीक है। ये तो हो गया फेस सेंटर्ड। इसके अलावा फिर हमने क्या बात की थी, बॉडी सेंटर की। तो बॉडी सेंटर में क्या बताया था, देखो बॉडी सेंटर में क्या बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बॉडी के जस्ट सेंटर में। एक कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बॉडी के कॉर्नर पे तो है ना, राइट, और एक कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉडी के जस्ट सेंटर पे, राइट। मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लो एक कमरा है, क्यूब वाला कमरा है, तो कॉर्नर्स पे रही हुई, ठीक है। और एक फुटबॉल मान लो आपने फुटबॉल कहाँ रखी, तो कॉर्नर्स पे रखी, और एक फुटबॉल जस्ट कमरे के बीच में रख दी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, बॉडी सेंटर। और एंड सेंटर में क्या बताया था, एंड सेंटर में बताया था कि कॉर्नर्स के साथ साथ सिर्फ कोई भी आप 2 अपोजिट, 2 पैरेलल जो हैं फेसेस हैं, उनके बीच में आप क्या कर दो, फुटबॉल रख दो, ठीक है, या कोई भी एटम रख दो, तो वो चीज़ है, ये एंड सेंटर हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने पार्टीशन ऑफ एटम किया था, पार्टीशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो पार्टिसिपेशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल कितना क्या था, सबसे पहले हमने बात की थी सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स आ रहे थे, 1। अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, तो बॉडी सेंटर्ड में कितने आते हैं, 2। और फेस सेंटर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितने आते हैं, 4, राइट। अब देखो ज़रा, इसमें पार्टीशन के अलावा और क्या हो सकता है। पार्टीशन के अलावा हमने बात की थी जिसकी, यहाँ पर ए एंड आर का रिलेशनशिप, राइट। पार्टीशन ए और आर के रिलेशनशिप के बीच में की थी, आर स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। आर इज द रेडियस ऑफ एटम, और ए जो था वो एज लेंथ थी। तो सबसे पहले फेस या सबसे पहले सिंपल, जो आपका सिंपल यूनिट सेल है, उसके लिए ए इज इक्वल टू 2r आ गया था। ये किसके लिए था, सिंपल के लिए, राइट। फिर फेस सेंटर्ड के लिए क्या आ गया था, ए इज इक्वल टू 4/√3r, ये आ गया था। और जो आपका बॉडी सेंटर्ड था उसके लिए कितना आ गया था, सॉरी, बॉडी सेंटर्ड के लिए है, ओके, a/, ये। और इसके लिए क्या आ गया था, फेस सेंटर्ड के लिए आ गया था a इज इक्वल टू 2√2r। क्लियर है ना, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब देखो, इसके अलावा हम आज क्या करेंगे, आज हम सबसे पहला टॉपिक हमारा पढ़ेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर दैट एन एटम हैज इट इन अ यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल में, जैसे मान लो एक स्क्वायर यूनिट सेल है ना, जैसे मान लो मैं एक स्क्वायर यूनिट सेल बनाता हूँ 2 डायमेंशनल में, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सिंपल स्क्वायर यूनिट सेल को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, ये लैटिस पॉइंट्स थे, मैंने इनको ज्वाइन किया, राइट। अब ये एक
क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर यूनिट सेल है ना, ऐसे हमने बात की थी, यूनिट सेल कैसे होते थे, ऐसे होते थे, राइट, ऐसे होते थे, बड़े बड़े, ओके। यहाँ पर ये ऐसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या थे, जुड़े हुए थे, राइट। फिर यहाँ पर ये भी है, तो सेम वैसे ही मैं इसको भी बड़ा कर दूँ, ठीक है। इसको इनको यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने एटम्स में ये जुड़े हुए हैं। देखो एक, ठीक है, ये दूसरा, ठीक है। थोड़ा सा एरर हो सकता है क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला पार्ट है। थोड़ा अनइवन लग रहा है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एटम्स का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर देखूँ या सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ कि कितने नेबरिंग एटम्स हैं, तो जब इसको मैं देखता हूँ, ये जो सेंटर एटम है तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो यही इसके नेबरिंग एटम है जो इसके साथ अटैच्ड हैं। तो कितने नेबरिंग एटम्स हैं, 4, तो 4 क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेम वैसे ही अगर मेरे पास 3 डायमेंशनल लैटिस है, ठीक है, तो उसमें भी मुझे कितने नंबर्स, मतलब कितने एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है, कितने एटम से अटैच्ड है, उसके नेबरिंग एटम्स कितने हैं, वो उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो अब देखो ज़रा, इसमें सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कुछ ऐसा होता है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, देखो हमने बात की ना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कैसा होता है, कॉर्नर्स होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताता हूँ, रुको, ठीक है, इसी में बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपके पास जैसे मान लो एक यूनिट सेल है, राइट, ये एक यूनिट सेल है, फिर इसके बगल में दूसरा यूनिट सेल है, ये देखो, ठीक है। तो ये एटम, जो एक एटम है, 3D में सोचने की कोशिश करो, ये एटम इस एटम से भी जुड़ा हुआ है, इस एटम से भी जुड़ा हुआ है, ये हो गया। अब ऊपर भी एक एटम होगा, ऊपर भी एक यूनिट सेल बनाता हूं मैं, ये थोड़ा हौच पौच लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये एक एटम ये भी होगा, तो इससे भी अटैच होगा, नीचे वाले एटम से तो है ही अटैच्ड, राइट। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी आप देखो, इस केस में आप देखो कि यहाँ पर जो यूनिट सेल हैं ये कुछ ऐसे हैं, ये वाला एक यूनिट सेल होगा, यहाँ पर भी एक यूनिट सेल है ऐसे, राइट, यहाँ सेंटर में तो है ही यूनिट सेल, राइट, फिर यहाँ पर ये वाला यूनिट सेल तो है ही, राइट, फिर इसमें ये वाला पीछे वाला यूनिट सेल, फिर ऊपर वाला यूनिट सेल, ठीक है, फिर ये नीचे वाला यूनिट सेल और ये साइड वाला यूनिट सेल, ऐसे। तो ये एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये एटम्स आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने एटम से जुड़ा हुआ है, ये 6 एटम से, ठीक है, 6 एटम से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखो मैं आपको एक और एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसमें। जैसे मान लो आपके घर का एक कोई भी कोना पकड़ लो, ठीक है, तो ये मान लो, राइट, एक से, राइट, ये आपका घर का है। तो ये वाला पार्ट, यहाँ पर एक एटम है, ओके, यहाँ पर एक एटम है और इस एटम के नीचे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक एटम तो ये जुड़ गया, एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो वैसे ही एक एटम ऊपर होगा, ठीक है, एक एटम पीछे होगा, तो एक एटम आगे भी होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक ये है इस साइड, ठीक है, मेरी तरफ, और एक आप लोग की तरफ, 2 हो गए, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। जस्ट इमेजिन करना आप बस इसमें, ठीक है, बस आप आंखें बंद करना और सोचना कि कैसे हो सकता है इसमें, या आप एक क्यूब लो, एक बॉक्स लो, ठीक है, तो उससे आप इजीली उसको सिंपल जज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। देखो यहाँ पे तो बहुत इजीली आपको पता लग रहा है कि ये जो सेंटर वाला एटम है वो कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8, ओके। मतलब एक फुटबॉल बीच में रखी हुई है कमरे के, वो हर एक कॉर्नर से अटैच्ड है, तो बॉडी सेंटर के केस में तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 8।
क्लियर हुआ ना? चलो नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो हो क्या रहा है, मैं एक फेस बनाऊँ, जैसे ये क्यूब है ना, ये वाला पार्ट है, ठीक है, मैं एक क्यूब बनाता हूँ इसमें, राइट? ये आपको एक क्यूब आपको दिख रहा होगा, देखो, राइट? तो इसका इस फेस को आप देखो, क्योंकि हर एक कॉर्नर पे तो एटम है ही और हर एक फेस पे भी एटम है, राइट? अब ये कितनों से जुड़ा होगा देखो, ठीक है? तो ये देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक फेस है, यहाँ पर भी एक फेस है, यहाँ पर भी एक फेस है, ओके? और एक सामने की तरफ भी फेस होता है, ओके? नेक्स्ट हम देखें, इसके साइड में भी है, राइट? ये देखो, अब देखो ज़रा इसमें, ये ऊपर की तरफ भी है, साइड में भी है, ये साइड में भी है, और ये इस साइड भी है, ओके? अब यहाँ पर काउंट करते हैं। देखो ये एटम जो है, जो फेस वाला, जिसको हमने प्राइमरी माना था, इसको, ठीक है, इसको देख के करते हैं, ठीक है? तो ये इससे भी जुड़ा होता है, क्योंकि अगर आप फेस सेंटर्ड देखते हो तो फेस सेंटर्ड होता कैसा था, उसके फेस में कुछ ऐसे होते थे, देखो ऐसे सेंटर में, और ये ऐसा होता था, ठीक है, ऐसे कुछ होता था। तो फेस से इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, और इससे भी जुड़ा होगा, तो 4 तो ये हो गए। अब ये वाला पार्ट इससे भी जुड़ा होगा, इसके फेस से, इस सामने वाले के फेस से, इसके फेस से, और नीचे वाले के फेस से। आप अपने घर में कोई भी एक दीवार मान लो, ठीक है, कोई भी एक दीवार, ठीक है? तो दीवार का ये वाला कॉर्नर, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक दीवार है, ओके? ये एक दीवार है, और इसमें आपने यहाँ पर एक फेस रखा हुआ है, ठीक है, या यहाँ पर एक फेस रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ा है, फिर ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, तो 4 तो ये हो गए। अब देखो यहाँ की तरफ है एक, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा क्यूब है ना, तो ये जो सामने वाला है, तो इसका भी एक फेस होगा, वो भी इससे जुड़ा होगा, राइट? ये वाला फेस हो गया, नीचे वाला फेस जो ग्राउंड फ्लोर का है, फिर साइड वाला, और जहाँ पंखा लगा हुआ है उधर का। तो कितने हो गए, 4 तो ये कॉर्नर वाले हो गए, 4 इस साइड वाले हो गए, ओके? सेम वैसे ही अगर इसके पीछे साइड देखें, तो पीछे साइड भी क्या होगा, एक ऊपर की तरफ, एक साइड की तरफ, एक इस साइड की तरफ, एक नीचे की तरफ, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 12 हो गए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फेस सेंटर्ड जो क्यूबिक लैटिस है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, ठीक है? सेम वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ना, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये ऊपर वाले से भी जुड़ा होगा, और ये नीचे वाले से भी जुड़ा होगा। यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश की गई है। क्लियर हुआ ना? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 8 नहीं 6, ठीक है? और बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 है, और फेस सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है, ठीक है? एक एक करके चीज़ें याद रख लो, ठीक है? वो समझ में अपने आप आ जाएंगे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसको समझ लो, ठीक है? दिमाग में उस चीज़ को घुमाते रहो। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, फिर इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इतना है, फिर इसमें जो आपका ए और आर का रेशियो इतना है, ठीक है? नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ अ लैटिस मैटर। जो भी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब कि एक यूनिट सेल में जो एटम्स हैं, ठीक है, वो कितना ज़्यादा है, कितना डेंस है, ओके? तो इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास पर यूनिट सेल टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब देखो, सिंपल सी बात है कि एटम का मास एक यूनिट सेल में पूरे यूनिट सेल के हिसाब से कितना है, वॉल्यूम के हिसाब से कितना है, मास ऑफ यूनिट सेल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। तो यहाँ पर देखो, मास क्या होता है, सॉरी जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ अ यूनिट सेल या यूनिट एटम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट? हमें पता है ना कि भाई जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल तो खाली था, उसमें एटम जोड़े तो मास किसका होगा, एटम्स का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है? किसका, यूनिट सेल की, यूनिट सेल में तो अटैच्ड है। अब यहाँ पर आपको पता लगाना है कि यूनिट सेल में एटम क्या होंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक एटम हो सकता है। एटम इन द सेंस कि
सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, तो मास उसका होगा। ठीक है, अब कितना मास है एक एटम का, अगर हमें पता है, जैसे मान लो हमें पता है कोई भी एटम है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होता है। लेकिन ठीक है, कोई भी एटम है, एटम का क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा। लेकिन ये एटॉमिक मास जो होता है या जो ये मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, एक एटम का नहीं होता, वो एक मोल एटम का होता है। जो भी आप, जैसे सोडियम है तो 23 ग्राम क्या बोलते हो, वो एक मोल सोडियम का होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एक एटम का मास निकालना है। तो एक एटम का मास कितना है भाई, एटॉमिक मास, जो भी उसका एटॉमिक मास होगा ए अपॉन, यहाँ पर क्या होगा उसका, एवोगैड्रो नंबर से कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, या कोई इसको 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखता है। ठीक है, तो आप इसको Na से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का मास निकल जाएगा। ठीक है, एक एटम का मास निकल जाएगा। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो डेंसिटी क्या हो गई, एक एटम का मास हो गया A अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम कितना है जी, वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ये क्यूब है, इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है और इसकी लेंथ अगर A है, एज लेंथ, तो A क्यूब हो जाएगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन ऑफ एटम एक होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जो आपका बॉडी सेंटर्ड है उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ एटम कितना हो गया, 2, क्योंकि वहाँ पर 2 एटम पार्टिसिपेट करते हैं। और जो फेस सेंटर्ड है उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ एटम कितना हो गया, 4। तो यानी ये वैरी कर रहा है यूनिट सेल पे, यूनिट सेल पे भी नहीं, पार्टिसिपेशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल पे, राइट। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा सर पार्टिसिपेशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल पे अगर ये डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा कर दो कि यहाँ पर z से भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, z क्या है यहाँ पर, Na इंटू ए क्यूब, यहाँ पर z हेयर, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, पार्टिसिपेशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। देखो हमने इजीली डेंसिटी के फॉर्मूले से हमारा यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल दी, और इसमें डिफरेंट वो भी आ गई, डिफरेंट क्वांटिटीज़ भी आ गई। तो यहाँ पर जो डेंसिटी का फॉर्मूला आपकी बुक्स में दिया जाता है वो क्या होता है, रो, यहाँ पर मैं इसको येलो से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा। तो देखो क्या था, रो इज इक्वल टू, रो डेंसिटी के लिए डिनोट करते हैं, z इंटू ए अपॉन Na इंटू ए क्यूब। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना, राइट। डेंसिटी निकल जाएगी। पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, कुछ सोचना नहीं होता आपको। ठीक है, सोचना तो क्यों नहीं है, ऑब्वियसली आप क्वेश्चन, आप 12th के बच्चे हो भाई, ठीक है, सोचना तो पड़ेगा आपको। लेकिन आपको क्या सोचना पड़ेगा, कौन सा यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल तो नहीं बोल रहा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तो नहीं बोल रहा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तो नहीं बोल रहा, दूसरा उसकी एज लेंथ दी है या नहीं दी हुई है, राइट। बस आपको एज लेंथ पता होनी चाहिए, यूनिट सेल पता होना चाहिए, और मास पता होनी चाहिए। मास क्या है, अब सोडियम है तो सोडियम का 23 होता है, ये तो आपको देगा, या आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए। कैल्शियम है, कैल्शियम का 40 होता है। ओके, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। ओके, क्लियर है ना, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगा, रो इज इक्वल टू z इंटू ए अपॉन वट, Na इंटू ए क्यूब। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी, अरे यार ए क्यूब, z की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन Na इंटू ए क्यूब। वहाँ पर a क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, गैड्रो नंबर है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, या कोई आप कुछ ज़्यादा नहीं, 22 इंटू 10 टू द पावर 23 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए यहाँ पर क्या है, एज लेंथ, एज लेंथ है। ओके, नेक्स्ट देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका रो की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, a अपॉन Na इंटू वट, ए क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट फेस सेंटर्ड के लिए क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड के लिए आप क्या बोलेंगे सर, फेस सेंटर्ड के लिए आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए अपॉन ए क्यूब
इंटू Na, राइट, ये आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गई ना बात, कर सकते हैं ना इजीली, ठीक है। तो आपको बस यूनिट सेल पता होना चाहिए, इजीली हो जाएगा फिर, ठीक है, बाकी सब मैथमेटिकल है, राइट। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी ऑफ पैकिंग, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बेसिकली हम अब हमने डेंसिटी निकाली यूनिट सेल की, लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमने देखा था, राइट, हमने देखा था कि यहाँ पर जो एटम्स थे, ये जो यूनिट सेल में एटम्स थे, वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट, मतलब पूरी तरह से यूनिट सेल को कवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने उसमें गैप्स देखे थे बहुत सारे। जैसे ये है ना, ये एटम्स है, मान लो ये एटम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एटम्स हैं, तो ये एटम्स के बीच में भी जैसे ये वाला पोर्शन देखो गैप्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसी को निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया जिसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में आएगा कि कितना परसेंट वो ऑक्यूपाई कर पा रहा है, राइट। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे ए एंड आर का रिलेशन जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो पैकिंग फ्रैक्शन है इसको मैं पीएफ लिख देता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम इन अ यूनिट सेल, यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। ये तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो इसको हमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल इंटू 100 कर दो अगर परसेंटेज में निकालना हो, एटम्स इन अ यूनिट सेल, ओके। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सी है, ठीक है। आपने पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखें क्या है पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन में हम देखते हैं, क्या बोला था मैंने आपको, पैकिंग फ्रैक्शन में परसेंटेज में निकालता हूँ, ठीक है, तब सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, देखो मैंने कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, यूनिट सेल अपॉन कितना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, हम बोलेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एटम तो स्फेयर है ना, और यहाँ पर ए क्यूब होता है। और आपको एक और चीज़ पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब तो आप कर रहे हो, लेकिन 4/3 पाई आर क्यूब के साथ यहाँ पर ए और आर का क्या है, ए इज इक्वल टू 2r है, ए इज इक्वल टू क्या है, 2r है। तो यहाँ पर 2r हो जाता है, 2r का होल क्यूब इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4/4 पाई आर क्यूब 3 इंटू 8 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल इंटू 100 तो है ही, ठीक है। 4 से कितना हो गया, 2 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ पर हो गया π/6 इंटू 100, राइट। तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 अपॉन 6 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्स में, ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 52% के आसपास आ जाता है। ये कितना आ जाता है, 52%। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना आता है, 52% के आसपास, ये 52.3 भी बोल सकते हो आप इसको, 52.3% के अप्रॉक्स आता है, ओके। क्लियर है इतना, आप सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही आएगा, राइट। आगे बढ़ूँ, पक्का ना, चलो क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद तो, राइट। अब देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाता है, बॉडी सेंटर्ड में आ जाता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। तो एटम्स का कितना था, 2 एटम में टोटल मिला के, पार्टिसिपेशन ऑफ एटम कितना है 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन इंटू 100 भी कर दो, क्योंकि हम पैकिंग फ्रैक्शन किस में निकाल रहे हैं, परसेंटेज में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, अगेन ए क्यूब ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 100 किया हमने, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे सर कि यहाँ पर 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3,
और यहाँ पर ए और आर, बॉडी क्यूबिक सेंटर में ए और आर का क्या रिलेशन था, ए इज इक्वल टू 4/√3 आर क्यूब, यही था। तो यहाँ पर 4 कर दिया, 3 × 4 /√3 आर क्यूब, आर का होल क्यूब सॉरी, इंटू 100। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8πr³ अपॉन 3 × 4 4 × 16 4 × 64, तो 64। अब ये √3 ऊपर चला गया तो इसको मैंने 3√3 कर दिया। 3√3 क्यों, क्योंकि क्यूब हो गया है, राइट, इंटू r³ इंटू 100। अब एक चीज़ देखो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया, 8 8 × 64। तो आंसर आ गया आपके पास कितना, पाई अपॉन 8 इंटू √3 इंटू 100। जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो आपके पास अप्रॉक्स में आंसर आता है 68% का। अप्रॉक्स में आंसर कितना आता है, 68%। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितना आता है, 68% आता है, ठीक है, 68 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। √3 की वैल्यू पुट किया, पाई की वैल्यू पुट किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड में भी सेम वही करेंगे। तो फेस सेंटर्ड में भी देखो, पैकिंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो ये कितना हो जाता है, 4 होते हैं एटम्स, इंटू 4/3 πr³ अपॉन a³ कितना होगा, a³ इंटू 100। अब a इज इक्वल टू, इसके लिए a इज इक्वल टू 2√2r था ना, तो पुट कर दो वैल्यू, 4 × 4 πr³ अपॉन 3 × 2√2r का होल क्यूब इंटू 100, राइट। अब देखो ज़रा, ठीक है, यहाँ पर हो गया 16 πr³ अपॉन यहाँ पर हो गया 3 × इसका हो जाता है कितना, 2 का 8 हो गया, इसका 16 हो गया, ठीक है, 16√2 r³ इंटू 100, राइट। क्योंकि देखो ना, 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 2 2 8 हो गया, 2 2 4 2 8। अब √2 इंटू √2 2 हो गया, इंटू √2 बच गया। तो यहाँ पर 8 2 16 ये आ गया। अब देखो यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर r³ से r³ कैंसिल हो गया, तो बचा पाई अपॉन 3√2 इंटू 100, ओके, ये आ गया आपके पास। इसका जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स में आता है 74% के अप्रॉक्स। तो पैकिंग फ्रैक्शन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में कितना होता है, फेस सेंटर्ड लैटिस में कितना होता है, 74%। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें कितना है, 52.3%। जो आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, फेस है, उसमें कितना है, 74%। और जो आपके पास बॉडी सेंटर वाला है, बॉडी वाले में कितना था, 68%। याद रखना कि पैकिंग जितनी अच्छी होगी क्रिस्टल उतना बेहतर निकलेगा, ठीक है, जितनी अच्छी पैकिंग उतना अच्छा क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट इसमें टॉपिक बचता है डायमेंशन ऑफ अ यूनिट सेल। जो डायमेंशन ऑफ अ यूनिट सेल, डायमेंशन बेसिकली ये एज लेंथ की ही बात करता है। इट इज डिफाइंड एज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ यूनिट सेल, कि दो एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो बेसिकली यहाँ पर वो हमें पता है, यहाँ पर देखो, ठीक है, डायमेंशन ऑफ अ यूनिट सेल आप सिंपल निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है ना, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू, क्या था, रो इज इक्वल टू, बोलो, रो इज इक्वल टू z इंटू NA, z इंटू मॉलिकुलर वेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यस रुको, z इंटू A लिख देता हूँ अपॉन NA इंटू व्हाट, a³, ऐसे ही था। तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, z इंटू A अपॉन NA इंटू a³। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ z, यहाँ हो जाएगा रो इंटू एन ए, सॉरी z इंटू ए अपॉन एन ए इंटू रो। देखो ये हो जाएगा डायमेंशन, ठीक है, ये हो जाएगा। आप यहाँ से a निकाल दोगे, a और r का रिलेशनशिप तो आप इजीली निकाल सकते हो फिर, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको एज लेंथ निकल जाएगी। तो सेम वैसे ही अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ z की वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू ए अपॉन एन ए इंटू रो। सेम वैसे ही आपकी किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ z कितना है 2 इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा एन ए इंटू रो। सेम वैसे ही फेस सेंटर्ड के लिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 इंटू ए एटॉमिक मास अपॉन एन ए इंटू रो। देखो ये आ गया आपके पास डिफरेंट डायमेंशंस, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, एक ही वैल्यू निकालनी है इसमें, राइट। डायमेंशंस निकल गए आपके पास, a और r का रिलेशनशिप भी निकल जाएगा। फिर उस केस से आप डिफरेंट यूनिट सेल के बारे में डिस्कस भी कर सकते हो। तो हमने क्या क्या चीज़ें कर ली है, एटॉमिक रेडियाई, a और r का रिलेशनशिप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर लिया था, पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर और लास्ट डायमेंशन कर लिया। तो हमने यूनिट सेल के जितने हो सकते थे एलैबोरेटेड वर्जन्स ख़त्म कर लिए, ठीक है, जितना हम उसको एलैबोरेट कर सकते थे। लेकिन अब हमने मेन देखना है कि एक यूनिट सेल में जो एटम आते हैं, ठीक है, यूनिट सेल में एटम भरते हो ना आप, तो आप कितने तरह से भर सकते हो। मैंने आपको अभी बताया कि पैकिंग जितनी अच्छी होगी एटम्स की, यूनिट सेल या क्रिस्टल उतना ही अच्छा निकलेगा। तो वैसे ही आपको पता लगाना है कि पैकिंग फ्रैक्शन कितने तरह से हो सकते हैं। जैसे मान लो एक कमरे में फुटबॉल डाल दी, तो फुटबॉल आप कैसे डाल सकते हो, एक तो तरीके से एक लाइन में डाल दो, या आप ऐसे ही बंडल भर के डाल दो, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइज मैनर है, एक अनऑर्गेनाइज मैनर है। तो किस तरह से आप डाल सकते हो कि आपकी पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाए, बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ जाए, जिससे क्रिस्टल अच्छा निकले, ठीक है। तो उसको तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप जितना आज मैंने आपको करवाया हो उतना आपको समझ में आया है। जो भी आपको डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करो जितना हो सके, राइट। चलो बाय बाय।